नमस्कार, 12 बजे की 12 बड़ी खबरों में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अखंड राय। और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल प्लेटफॉर्म आईबीसी 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। 12 बजे की महत्वपूर्ण खबरों की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें, रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले गुलशन यादव के खिलाफ एक और बड़ी कार्रवाई की गई है। उनकी करीब 4 करोड़ 10 लाख के करीब की जो संपत्ति है उसको कुर्क किया गया है। गैंगस्टर समेत 53 मुकदमे दर्ज है गुलशन यादव के खिलाफ। बड़े नेता है, समाजवादी पार्टी के नेता है, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष भी रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के खिलाफ चुनाव भी लड़ चुके हैं। और जिस तरीके की गहमा गहमी देखने को मिली थी विधानसभा चुनाव के दरमियान, जब ये दोनों लोग चुनाव लड़ रहे थे, कुंडा में कुंडी लगाने तक की बात आ गई थी और कहीं ना कहीं राजा भैया को पहचानने से इनकार करने तक की बात आ गई थी। तो तमाम बातें देखने को मिली थी और अब इसी के तहत लगातार एक के बाद कई मामलों में जो वांछित हैं गुलशन यादव, उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई करती जा रही है प्रतापगढ़ प्रशासन। और इसी के तहत एक और बड़ी कुर्की की कार्रवाई की गई है। 4 करोड़ 10 लाख रुपए की ये उनकी जो संपत्ति है उसको कुर्क किया गया है। एक और खबर आपको बता दें, दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी हुई खबर है, जिसमें साफ तौर पर देखा गया है कि किस तरीके से 10 नवंबर को जो ब्लास्ट हुआ था उसके तार लगातार एक के बाद उत्तर प्रदेश से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। चाहे वो डॉक्टर शाहीन सईद अंसारी की हो, उनके भाई परवेज से हो, या फिर सहारनपुर से जो सबसे पहली गिरफ्तारी हुई थी आदिल अहमद की, उससे जुड़ी हुई हो। अब एक नई जानकारी निकल करके सामने आ रही है कि आदिल जो सबसे पहले गिरफ्तार किए गए थे सहारनपुर से, उसको एक बड़ी जिम्मेदारी मिली थी और कहीं ना कहीं सहारनपुर को वो आतंक का अड्डा बनाना चाहता था। डॉक्टर आदिल सहारनपुर को आतंक का अड्डा बनाना चाहता था, ऐसी जानकारी निकल के आ रही है सूत्रों के हिसाब से। और उसकी जो नजर थी उन युवाओं पर थी जो एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे थे, दीनी तालीम ले रहे थे, उन तमाम युवाओं पर इसकी नजर थी। और सबसे बड़ी बात है कि वो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर को एक टारगेट, एक आतंकी अड्डा बनाना चाहता था और इसीलिए उसने सहारनपुर को चुना था। सबसे बड़ी बात है कि डॉक्टर मुजम्मिल शकील, जिसकी गिरफ्तारी हुई थी, ऐसी जानकारी निकल करके सामने आ रही कि उसने ही डॉक्टर अदील को बताया था कि इस कॉलेज में अप्लाई करे सहारनपुर में, और उसने उसके लिए सहारनपुर को ही चुना और वहां पर अप्लाई करने के बाद उसको जॉब भी मिल गई। सबसे बड़ी बात है कि सहारनपुर को आखिरकार क्यों चुना था डॉक्टर अदील ने, ये सबसे बड़ी बात निकल करके जो सामने आ रही है कि उत्तर प्रदेश में सहारनपुर इसलिए चुना गया था क्योंकि 3 राज्यों से सटा हुआ है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश से उसके बॉर्डर सटे हुए हैं, इसलिए उसको चुना गया था और आतंक का मॉड्यूल वहां पर स्थापित करना चाहता, आतंकी बनाना चाहता था। सबसे बड़ी बात है कि देश ने इनको डॉक्टर बनाया और ये आतंकी बनाना चाहते थे, वो भी किसी न अनपढ़ बच्चे को नहीं, अनपढ़ युवा को नहीं, बल्कि डॉक्टरी की तालीम लेने वालों को, डॉक्टरी की डिग्री लेने वालों को ये युवक आतंकवादी गतिविधियों में ना सिर्फ शामिल करना चाहता था बल्कि आतंकी बनाना चाहता था। सबसे बड़ी जानकारी निकल करके सामने आई। और एक और आपको खबर बता दें, क्योंकि कानपुर में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, जो छात्र है, जो वहां पर रहता था, मोहम्मद आरिफ उसका नाम बताया जा रहा है, उसको गिरफ्तार किया गया है। और शहीद अंसारी से उसकी कहीं ना कहीं बातचीत होती थी, जिसके बाद इसी मामले में उसको उठाया गया है और वो भी जम्मू कश्मीर से ही जुड़ा हुआ है। 3 महीने पहले वो यहाँ पर आया था और उसने भी 3 घंटे तक की इमरजेंसी ड्यूटी भी की थी, उसको भी पुलिस लेकर के गई है और कहीं ना कहीं उसको दिल्ली ले जाकर के आमने सामने बैठाकर पूछताछ करने की बात सामने आ रही है। तो कहीं ना कहीं जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे एक के बाद एक कड़ी जो है वो जुड़ती हुई नजर आ रही है। और जो लोग भी इसके साथ कनेक्टेड हैं, कहीं ना कहीं उनको तलाश रही है यूपी की एटीएस हो, एनआईए हो, या जितनी भी हमारी एजेंसीज हैं, वो उनके निशाने पर ये लोग हैं। और जहां जहां ये गए हैं, जिस जिस लोगों के साथ इन्होंने संपर्क साधा है, उन सभी की तलाश में कहीं ना कहीं जुटे हुए हैं। तो तमाम ऐसी बातें निकल करके सामने आ रही है और एक एक कड़ी को जोड़ करके हमारी जो एजेंसीज हैं वो देख रही हैं कि क्या इसके पीछे मकसद था, आखिरकार उत्तर प्रदेश के सहारनपुर को क्यों चुना जा रहा था, क्या वहां से आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देना था या आतंक का नया टेरर वहीं पर स्थापित करना था। जैसा कि जानकारी मिल पा रही है कि जैसे मोहम्मद जो संगठन है, उसने यहाँ पर आतंक का एक मॉड्यूल या आतंक का एक कैंप सहारनपुर में ही स्थापित करने के लिए सोच रखा था। तो चलते अपने सभी सहयोगियों के पास, हमारे साथी हमारे साथ जुड़ेंगे और जो एक एक करके अपने शहरों की बड़ी खबर बताएंगे। तो सबसे पहले हमारे साथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अवनीश हमारे साथ कानपुर से जुड़ गए हैं। अवनीश, जिस तरीके की जानकारी निकल करके आ रही है सामने कि पहले शाहीन सईद अंसारी का कानपुर से कनेक्शन और उसके बाद मोहम्मद आरिफ की गिरफ्तारी,
इसके पीछे की वजह क्या है, आखिरकार क्या चीजें निकल करके सामने आई है जिसकी वजह से मोहम्मद आरिफ को जांच एजेंसी ने गिरफ्तार किया, हिरासत में लिया है? देखिए जो शाहीन है, डॉक्टर शाहीन, जब इनको गिरफ्तार किया गया उसके बाद में जो है कहीं ना कहीं जो है उनके जब फोन रिकॉर्ड को खंगाला गया तो उस फोन रिकॉर्ड के आधार पर जो है उनको साफ तौर पर यह पता चला एटीएस को कि इसमें कुछ ऐसे कनेक्शन है जो अभी भी कानपुर के हैं, और जो अभी कुछ लोग हैं कानपुर में वो जो है डॉक्टर शाहीन के संपर्क में थे। तो इसी में सबसे पहला नाम बता दें, संपर्क में थे। इसी के साथ साथ जो है कहीं ना कहीं जो डॉक्टर आरिफ के यहाँ पर जो आने की बात की जाए तो लगभग 3 महीने पहले जो है यहाँ पर कार्डियोलॉजी विभाग में यहाँ पर वो आए हुए, और कल जो है कल की जो एक शिफ्ट होती है उन्होंने पूरी की। इसके बाद में शाम को जो है एटीएस ने उनको उठा लिया है। इसी के साथ साथ जो डॉक्टर आरिफ जिस मकान में रह रहे थे उनके यहाँ पर लगभग 1 महीने से उन्होंने रहना शुरू किया था, और उनका जो मकान मालिक उनका साफ तौर पर कहना है कि वो किसी से भी बातचीत नहीं करते थे। लगातार जो है एक समय उनका क्योंकि कोई ऐसा समय तय नहीं होता था तो अपने समय पे आते थे और चले जाते थे, लेकिन जो उनके साथ में एक अभिषेक नाम का लड़का रहता था उसके कुछ पार्सल या चीजें जो है आती थी। फिलहाल अभी जो है जिसको उठाया गया है वो डॉक्टर आरिफ को जो है यहाँ से लेकर के दिल्ली जो एनआईए या एटीएस की टीम है वो यहाँ से निकल गई है, और डॉक्टर आरिफ का भी जो कनेक्शन है वो अभी खुलासा उसका ऐसा कुछ खुलासा नहीं किया गया है कि डॉक्टर आरिफ भी इसमें शामिल थे, लेकिन जो कनेक्शन डॉक्टर शाहीन का बताया जा रहा है वो लगातार जो है इनके संपर्क में थे। अखंड, सबसे बड़ा सवाल ये है अवनीश कि आखिरकार कई सारे डॉक्टर तैनात थे, लेकिन जिस तरीके की चीजें निकल करके सामने आ रही हैं कि 7 से 8 डॉक्टर्स जो हैं वो जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखते हैं और वो वहां पर कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से जुड़े हुए हैं मेडिकल कॉलेज में। एक बड़ी बात है कि बहुत सारे लोग हैं, लेकिन डॉक्टर आरिफ को ही क्यों यूपी एटीएस ने गिरफ्तार किया, हिरासत में लिया है? आखिरकार क्या वजह निकल करके सामने आ रही, कौन सी ऐसी जानकारी है या कुछ क्या खुफिया उसके पास से कोई चीज मिली है क्योंकि उसकी कुछ चीजों को जब्त किया गया है? क्या उसके पास कोई ऐसी चीज मिली है जो संदिग्ध लग रही थी यूपी एटीएस को, या फिर महज शाहीन साइद अंसारी के कनेक्शन की वजह से उसको गिरफ्तार किया गया है? बिल्कुल, ये बिल्कुल अखंड जो है वो जो एक फोन कॉल का जो रिकॉर्ड देखा गया उस रिकॉर्ड के आधार पर जो है अभी फिलहाल आरिफ को उठाया गया, क्योंकि शाहीन से वो लगातार, शाहीन और शाहीन के जो भाई हैं उनसे लगातार डॉक्टर आरिफ जो है वो संपर्क में थे, और काफी समय तक अभी लेटेस्ट में काफी समय तक जो है संपर्क में रहे, जिसको लेकर के कहीं ना कहीं जो शक का दायरा है वो उनके तरफ घूमा है, और एटीएस ने जो है उनको उठाया। और इसके साथ साथ जो है अभी कुछ और खुलासे भी हो सकते हैं, क्योंकि लगातार जो यहाँ पर जो भी विभाग है, जितने विभाग है, डॉक्टर से रिलेटेड विभाग है, जितने भी और अन्य विभाग है जहाँ पर बाहर से लोग आकर के यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं, जो यहाँ से आकर के लोग जो है यहाँ पर कार्यरत है, उन सबका जो है एक खाका जो है खंगालने का काम भी जो है यहाँ के जो पुलिस कमिश्नर उन्होंने शुरू कर दिया, और सबके जो है कागजात वो खंगाले जा रहे हैं, और सबका जो है कहीं ना कहीं फोन रिकॉर्ड या सीडीआर जो है उनको निकाल करके जो है किसी और की कोई ऐसी कोई कड़ी ना निकल जाए, कोई और ऐसा जो है शामिल यहाँ पर न निकल आए। और अखंड, जैसे कि मैंने कल भी बताया था, आपको आज भी बता रहा हूँ कि लगातार जिस तरीके की कोई भी आतंकी घटना होती है तो उसमें कहीं ना कहीं जो है किसी ना किसी रूप से कानपुर का जो है नाम जुड़ता है, और उसमें जो है वो बाहर का ही व्यक्ति क्यों ना कानपुर में रह रहा हो। और सबसे बड़ी बात यह है अखंड कि कानपुर लगातार जो है एक ऐसा शहर बनता जा रहा है जहां पर लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, और एक जो डाटा होता है, एक जो सीमित डाटा होता है कि एक लोगों की जो है संख्या सीमित होती है, वो संख्या कहीं ना कहीं बढ़ती चली जा रही है। जो लोग हैं वो बाहर से आकर के यहाँ बसते चले जा रहे हैं। तो जो पहले जो लोग रहते थे, आपको बता दें कि मैं अपनी बात थोड़ा सा और बढ़ाना चाहूंगा, जो पहले लोग रहते थे अगल बगल उनको जानकारी होती थी कि हमारे बगल में कौन रह रहा है, ये उसकी पहचान क्या है, लेकिन आजकल जिस तरीके से लगातार लोग अपने में ही सीमित होते होते जा रहे हैं, तो बाहर से आए हुए लोगों की जो है जानकारी भी नहीं मिल रही है, और इस तरीके की घटनाएं जो है लगातार बढ़ रही है। अखंड, बिल्कुल अवनीश, एक बड़ी चिंता का विषय बन गया है क्योंकि जिस तरीके से सफेद पोश डॉक्टर व्हाइट कॉलर वाले, जिनके ऊपर जिनके कंधों पर लोगों की जिंदगियां बचाने का दारोमदार होता है, जिनको जिंदगी बचाने का जिम्मेदारी होती है, जिनको भगवान के रूप में देखा जाता है, जन्मदाता के रूप में देखा जाता है, जीवन दान देने के लिए देखा जाता है, अब वही लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ करते हुए नजर आ रहे हैं, वही लोगों की जिंदगियां लीलने का काम करते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि साफ तौर पर जिस तरीके से डॉक्टर उमर, जो कि फिदाइन हमले के लिए, भले उसने वो जल्दबाजी में किया गया वो ब्लास्ट हो या फिर जो कुछ भी हो, क्योंकि डॉक्टर उमर का डीएनए टेस्ट हुआ है, और सबसे बड़ी बात है कि उनके कंधों पर जिंदगी बचानी थी, उन्होंने ही जिंदगियां खत्म करने के लिए ऑपरेशन चलाया, और आतंक का कैंप भी उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में स्थापित करना चाहते थे। फिलहाल
ये डॉक्टर्स हैं और इन डॉक्टरों के ऊपर अगर इस तरीके के आरोप लग रहे हैं तो अपने आप में एक चिंता का विषय है उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश के लिए कि आखिरकार किस तरीके से किन लोगों पर विश्वास करेंगे जब इंजीनियर और डॉक्टरों का नाम इस तरीके की आतंकवादी गतिविधियों में आएगा। बताइए अवनीश। देखिए अखंड, मैं डॉक्टर शाहीन को लेकर के भी एक अपडेट दे दूं कि जो है लगातार, क्योंकि जो है जो उनके संपर्क में लोग थे उनसे बातचीत करने का प्रयास किया जा रहा है, तो कुछ बहुत सारी चीजें जो है साफ तौर पर निकल के आ रही हैं। हालांकि ये चीजें साफ है, लेकिन हम आईबीसी के जो दर्शक है उनको अब आईबीसी की तरफ से बताना चाहेंगे कि जो डॉक्टर शाहीन है वो लगातार जो है हिजाब में ही रहती थी, और जब वो अपना प्राचार्य के रूप में जब वो अपना जो है लेक्चर भी देती थी, उस वक्त भी जो है हिजाब पहन करके ही लेक्चर देती थी, जिसको लेकर के लगातार जो है कहीं ना कहीं उनके जो प्रशासन के जो अधिकारी हैं उनसे उनका जो है बहस भी होती थी, लेकिन वो हिजाब पहनना नहीं बंद करती थी। सबसे बड़ी बात यह है कि एक मानसिकता को लेकर के अगर किसी व्यक्ति के अंदर एक किसी शुरुआत से ही मानसिकता आ जाती है, और जिस तरीके से जो है एटीएस ने खुलासा किया है कि शाहीन ने ही अपने भाई को जो है इस तरीके से जो है जोड़ने के लिए मजबूर किया या उनको इसमें जोड़ा है, तो कहीं ना कहीं शुरुआत से ही यहाँ पर जो है इनकी सोच कहीं ना कहीं बदलने का काम शुरू हो गया था, और उसके बाद जिस हिसाब से 2013 में वो एकदम से गायब हो गई और पता भी नहीं चला, 2015 में तलाक की उनकी जो है कहीं ना कहीं खबर आती है, और 21 में जो है कहीं ना कहीं अलग अलग तरीके से जो है इनके नाम सामने अब सामने निकल के आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात अखंड आपको बता दें कि डॉक्टर शाहीन का जो है नेचर जो अगर बात की जाए तो वो बिल्कुल अपने कार्य में बिल्कुल लिप्त रहती थी, किसी से कोई बातचीत नहीं होती थी। यहाँ पर जो कुछ लोग हैं, कुछ मोहल्ले हैं, कुछ ऐसे जगह जो बताई जा रही है वहां पर भी जो है एटीएस और पुलिस लगातार खंगाल रही है कि वहां पर उनका जाना रहता था। वो लोग भी जो जिनके संपर्क में उस वक्त रहती थी उनसे भी पूछताछ की जा रही है, और आने वाले समय में हो सकता है कि एक बड़ा नेक्सस यहाँ पर निकल के सामने आए। अखंड बिल्कुल सही बात है। कहते हैं ना कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, लेकिन ना जाने ये मजहबी लोग की जो इस तरीके से कहते हैं ना कि अगर आप अपने धर्म को मानते हैं तो धर्म की अच्छाइयों को माने। धर्म में कहाँ बुराई लिखी हुई है, कहाँ इंसानियत के दुश्मन बन रहे हैं। इंसानियत को जिंदा करना, इंसानियत को बनाए रखना जिनके कंधों पर जिम्मेदारी है, वही इंसानियत का कत्ल करते हुए नजर आ रहे हैं। और शायद यही कारण है कि मजहब के रूप में कभी ना कभी इसको जोड़ करके देखा जाता है। चाहे कोई घटना घटित होती है तो उसको जाति से जोड़ करके देखा जाए, दलित, ब्राह्मण, ठाकुर, और अगर जब इस तरह की घटना घटित होती है तो मजहब से भी जोड़ करके देखा जा रहा है। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ी बात है कि आप डॉक्टर के भेष में राक्षस कैसे हो गए हैं, कैसे जीवन देने वाले लोग किस तरीके से जीवन लेने के लिए इस तरीके कदम उठा रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। और सबसे बड़ी बात है, एक के बाद एक जो कनेक्शन निकल करके सामने आ रहा है वो डॉक्टरों का ही है। ये जो सबसे बड़ा सवाल है कि आखिरकार डॉक्टर के भेष में किस तरीके के राक्षस घूम रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने के लिए, लोगों को मारने के लिए एक पूरी की पूरी साजिश रच रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इसकी प्लानिंग वो आज से ही नहीं कर रहे होंगे, ये बहुत पहले से कर रहे होंगे, और अब तक उन्होंने क्या कुछ कर रखा होगा इसकी भी जानकारी जुटानी बेहद जरूरी है। क्या सच में कोई बड़ी आतंकवादी गतिविधि को अंजाम देने वाले थे और समय रहते इनके बारे में पता चला है। अवनीश, इस पूरी खबर पर नजर जरूर बनाए रखिएगा क्योंकि बड़ी खबर है, लगातार एक के बाद एक कानपुर से ही इस तरीके की चीजें निकल करके सामने आ रही हैं, तो हमारे दर्शकों को भी जरूर अपडेट देते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए अवनीश। इंद्रवीर हमारे साथ रायबरेली से जुड़े हुए हैं। इंद्रवीर, कौन सी बड़ी खबर है रायबरेली से आज? हाँ देखिए, अगर मैं रायबरेली की अगर बात करूं तो रायबरेली की कल सबसे बड़ी खबर, ये रायबरेली नहीं पूरे प्रदेश की खबर है। जिस तरीके से कल ये खबर निकलकर सामने आई तो पूरे प्रदेश में हड़कंप सा मचा, और उसका एक रीजन ये था क्योंकि मुख्यालय से इसकी कार्रवाई हुई है, और ये अभी तक जो है 3 जिलों की कंफर्मेशन है, लेकिन उसमें एक जिला डाउटफुल है क्योंकि अभी तक उधर से कुछ कंफर्मेशन है। या फतेहपुर और रायबरेली में परिवहन विभाग की तरफ से बड़ी जो भ्रष्टाचार की लगातार शिकायतें हो रही थी, उसको लेकर के लगातार ये लगभग 1-1.5 साल पहले से शिकायतें लगातार गोपनीय तरीके से हो रही, जिसपे एसटीएफ और भी जो खुफिया एजेंसियां हैं वो लगातार नजरें बनाई हुई थी। उसको लेकर के कल एसटीएफ का अलग अलग जगहों पर, अलग अलग जिलों में छापेमारी की गई है, और एसटीएफ की तरफ से लोगों को पकड़ा गया है, जिसमें फतेहपुर में अगर बात करें तो एआरटीओ परिवर्तन के साथ साथ लगभग 6 कर्मचारी के ऊपर मुकदमा पंजीकृत किया गया है। और रायबरेली में अगर बात करें तो एआरटीओ परिवर्तन से लेकर के, पीटीओ से लेकर के, उनके ड्राइवर से लेकर के, और यहाँ 1-2 और ऐसे दलाल थे, उनको लेकर के अगर बात करें तो लगभग 11 लोगों के ऊपर मुकदमा पंजीकृत हुआ। ये एफआईआर कॉपी आप देख सकते हैं हमारे इंस्टॉट में आईबीसी के लाइव में कि ये एफआईआर कॉपी है, और इस एफआईआर कॉपी में सीधे 11 लोगों को रायबरेली पुलिस लालगंज कोतवाली में मुकदमा पंजीकृत किया, जिसमें एआरटीओ परिवर्तन अम्बुज, पीटीओ मैडम रियाना, ड्राइवर उनके, और मतलब
टोटल ऐसे उसमें 2 से 3 दलाल हैं, एक का नाम मोहित है, तमाम ऐसे लोग, मतलब अब ऐसे लोगों के ऊपर ये एसटीएफ लखनऊ ने कार्रवाई करी है। और सूत्रों की बात करें तो सूत्रों का मानना है कि लगभग 8 जिले में, जिसमें हमीरपुर, उन्नाव, फतेहपुर, रायबरेली, लगभग 8 जिले, लेकिन कंफर्मेशन और एफआईआर की कॉपी जो आई है सिर्फ अभी 2 जिलों, तो आईबीसी 24 से 2 जिलों की बात करता है कि दोनों जिलों में एक बड़ी कार्रवाई हुई है एसटीएफ की तरफ से। एसटीएफ की तरफ से नहीं, ये मुख्यालय, मतलब कि योगी आदित्यनाथ जो सूबे के मुख्यमंत्री हैं, उन तक ये खबरों का संज्ञान लिया जा रहा था और इस पे चुप्पी साधी हुई थी। सरकार चुप्पी मतलब अपने तरीके साधी हुई थी। आज कल देर शाम तक सरकार ने जो है इस पे मुकदमा पंजीकृत करवाया, इसका माध्यम एसटीएफ बनी है। और एसटीएफ के जो आला कमान है, मतलब कल रात तक ये कवायतें चलती रही, जब आईबीसी 24 ने खबर ये ब्रेक करी तो ये कवायतें चलती रही कि एफआईआर लॉन्च नहीं होगी, एफआईआर दी नहीं जाएगी, नाम कट जाएगा लोगों का, बड़े बड़े नाम इसमें शामिल है जो अभी जल्दी में हाल में ही एआरटीओ परिवर्तन अंबुज यहाँ आए हैं, उनका ट्रांसफर, इनसे पहले जो निवर्तमान रहे मनोज कुमार सिंह, वो गाजियाबाद की कमान उन्होंने संभाली है। और मतलब ऐसे तमाम सारे, चूंकि बड़े अफसरों का नाम था और वो था, तो चारों तरफ से रात को लगभग अगर बात करें तो आज 8:30 बजे करीब मीडिया के हाथ एफआईआर कॉपी लगती है और इस पर रायबरेली पुलिस और एसटीएफ की तरफ से सीधे सीधे सूत्रों की बात करें तो एकदम से रोका गया था कि एफआईआर कहीं से भी लीक नहीं होनी चाहिए रायबरेली की, क्योंकि कवायतें चल रही थी इनका नाम निकालने का। ऐसी ये सूत्रों का कहना है, ऐसी कवायतें चल रही थी कि हो सकता है इनका नाम निकाल दिया जाए, हटा दिया जाए, क्योंकि बड़े नाम है ये। तो उसपे जो मंत्री हैं, अगर बात करें तो आईबीसी 24 की डंकित से पत्रकारिता करता है, मंत्री दया शंकर सिंह ने भी अपनी जद्दोजहद करी और ऊपर बात कर रही, लेकिन फिर भी उनके जो आला अधिकारी थे उनका जो है बस नहीं चला और सूबे की सरकार ने इन 2 जिलों के एआरटीओ परिवर्तन और उनके ड्राइवर के साथ, उनके कर्मचारियों के साथ 6 लोगों के ऊपर मुकदमा पंजीकृत फतेहपुर में होता है और 11 लोगों के ऊपर मुकदमा पंजीकृत एआरटीओ परिवर्तन पीटीओ मैडम के साथ साथ 11 लोगों के ऊपर रायबरेली लाल कोतवाली मुकदमा पंजीकृत, इसका एफआईआर कॉपी आईबीसी के पास है, अभी हमने दिखाया इन शॉर्ट में। लेकिन अखंड ये बड़ा सवाल यह है, क्या ये भ्रष्टाचार जो ओवरलोड ट्रकें जा रही थी उनको लेकर के लगातार ये यातायात माह नवंबर चल रहा है, इसको लेकर के हिदायत भी दी गई थी पुलिस लाइन में रेवेन्यू एसपी और डीएम के द्वारा कि अगर ये शिकायतें लगातार ऐसी कुछ शिकायतें आएगी तो इन पे चाहे अगर कोई भी आएगा, चाहे वो अधिकारी हो चाहे कुछ भी हो, तो 1 नवंबर को ये बोला भी गया था डीएम के द्वारा, तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी। क्या ये सख्त कार्रवाई वही थी जो 1 नवंबर को डीएम के द्वारा बोला गया था? तो ये बड़ी कार्रवाई हुई है उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से दोनों जिलों में। जी अखंड, सबसे बड़ा सवाल तो इंद्रवीर ये उठता है कि जिन कंधों पर चेकिंग होनी है, जिनको अपराधियों को, चोरों को, बेईमानों को पकड़ने की जिम्मेदारी अब उनके खिलाफ ही एफआईआर दर्ज हो रही है। सवाल तो ये खड़ा होता है कि इस तरीके से चोरी रुके कैसे, दलाली रुकेगी कैसे, गलत काम रुकेगी कैसे? जिसके कंधों पर रोकने की जिम्मेदारी है उसके ऊपर ही मुकदमा दर्ज करना पड़ रहा है। तो कितनी शर्म की बात है कि आखिरकार अपनी जिम्मेदारी किस तरीके का निर्वहन आप कर रहे हैं कि साफ तौर से एफआईआर में आपके नाम बता रहे हैं, उस एफआईआर कॉपी में जो साफ तौर पर दर्शाती है कि भ्रष्टाचार में किस तरीके से आप करते हैं। आपकी जिम्मेदारी थी इन सारी चीजों को रोकना, लेकिन आपका नाम एफआईआर में इसलिए आया है कि आप भी इस सारे कामों में लिप्त हैं। यानी कि कहा जाए कि दलालों को बढ़ाने का काम, बढ़ावा देने का काम आपके द्वारा किया जा रहा है। अपनी किस लिए यातायात नियम है, किस लिए ये इस तरीके की गतिविधियां होती है, अभियान चलाए जाते हैं। और अगर आपको सरकार ने तनख्वाह पे रखा है, सैलरी पे रखा है और जिम्मेदारी दी है कि आप कम से कम इस तरीके की अवैध गतिविधियों पर रोक लगाएं, तो आप उल्टा ही काम कर रहे हैं। अपनी आंखों को बंद कर ले रहे हैं जिसे देखना चाहिए, जिसे नहीं देखना चाहिए उसके लिए अपनी आंखें खोल ले रहे हैं। भैया अगर हम देख रहे हैं कितना ज्यादा ट्रक जा रहा है, उसका पैसा आएगा क्या? और अगर आपके ऊपर इस तरीके से भ्रष्टाचार के लिए मुकदमा दर्ज हो जाए तो अपने आप में शर्म की बात है। ये एफआईआर कितना ज्यादा आपको नुकसान पहुंचाती है तो वक्त बताएगा। बिल्कुल जरूर है जांच बिल्कुल इसमें आपके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है, कि साफ तौर पर दर्शाती है कि आप भी सीधे तौर पर इसमें लिप्त हैं। क्योंकि ये नहीं कह सकते क्योंकि आपकी असल लिप्तता नहीं है, क्योंकि हमने या आपने किसी कारोबारी ने मुकदमा दर्ज नहीं कराया है। यहाँ पर मुकदमा एक जांच में इस तरीके की चीजें निकल करके सामने आई है। तो क्या आप ये मानेंगे कि नहीं मानेंगे?
भी इसके थे। सवाल इन छोटा सा है कि आखिरकार इस तरीके से मुकदमा दर्ज हुआ है, इस बड़ी जांच में मुकदमा दर्ज हुआ है, तो क्या इनके ऊपर या फिर जिस तरीके की चीजें आती है निकल करके देखने को मिलती है कि जांच में आज आती नहीं है अधिकारियों पर, होगा क्या इस पूरे मामले पर, जरा हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए अखंड, मैं बता दूं कि जिस तरीके से जो है खबरें निकल के आई हैं, अगर बात करें तो जब हमने बात करी इनसे इसमें एसटीएफ के उधर से हमारे जो अपने सूत्र थे उनसे जब बात हुई तो एसटीएफ को सख्त हिदायत थी और इसमें जो पार्टी बनाया गया है वो एसटीएफ के ही उप निरीक्षक है। दोनों उप निरीक्षक अलग अलग, चाहे फतेहपुर हो चाहे वो रायबरेली हो, दोनों उप निरीक्षक की अपनी अपनी टीम बनाई गई थी और उन टीमों को लेकर के एसटीएफ इसमें खुद पार्टी बनी। अब एसटीएफ खुद पार्टी बनी है तो हम आप इतने समझदार हैं और पब्लिक और जनता इतनी समझदार है कि अगर एसटीएफ किसी मामले में खुद पार्टी बनी है और सारी चीजें हुई है तो ये मामला कहां से आया होगा और क्यों ये एक दिन का इसका जो है भ्रष्टाचार की शिकायतें, पैसे लेकर के ट्रक को बॉर्डर पार कराना, ये ऐसे एक दिन की शिकायतों पे नहीं हुआ होगा। और इससे जो विभाग के मंत्री हैं वो खुद अपने ही अफसरों को लगातार बचाते रहे। जैसे आपने और हमने बहुत दिन पहले कहा, एक खबर करी थी कि बहुत सारे ऐसे मंत्री हैं जो सूबे की सरकार से, सूबे के मुखिया से नाराज है। तो क्या यही एक वजह है? देखिए ये वजह है और इसके अलावा और भी तमाम सारी वजह हो सकती है। लेकिन अगर मंत्री इसकी वजह से नाराज है कि उनके अधिकारियों को भ्रष्टाचार का बढ़ावा दिया जाए तो सूबे की सरकार और सूबे के मुखिया बिल्कुल अपनी जगह सही है। हम एज अ जर्नलिस्ट ये कहना चाहेंगे कि ये बिल्कुल सही है और ऐसे कार्रवाई करते जो अपने अफसरों के ऊपर चाबुक चलाता नजर आ रहा है ये बिल्कुल ही सही है और ऐसे ही आने वाले समय में होने चाहिए ताकि अधिकारियों को भी पता चले कि नहीं, हमारे ऊपर हमारी जो प्रणाली है कार्य करने की, उस प्रणाली को कैसे किया जाए और कैसे कराया जाए, ये बड़ा दावा है और इसको लेकर के ये बड़ा सराहनीय कार्य है और इसकी चारों तरफ वाहवाही हो रही है सूबे की सरकार की। जी अखंड, बिल्कुल होनी भी चाहिए, क्योंकि अगर इस तरीके से जो भ्रष्टाचारी अधिकारी हैं उनके खिलाफ अगर अपराध का मुकदमा दर्ज नहीं होगा तो उनका हौसला बढ़ेगा, हौसला अफजाई होगा और लगातार इस तरीके के जो भ्रष्टाचार है उसको आंख मूंद लेंगे। जो उनको पकड़ने की जिम्मेदारी है, जो ओवरलोडेड ट्रक जा रही है उसको रोकने की जिम्मेदारी है, पर उस समय वो अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। और इसके लिए बेहद जरूरी है इनकी आंखें खोलने के लिए कि इस तरीके का मुकदमा इन लोगों पर दर्ज हो और इनके खिलाफ भी विभागीय कार्रवाई के साथ साथ एक ऐसी कार्रवाई हो जो इनको ताउम्र याद रहे कि हमें नौकरी मिली थी गलत काम को रोकने के लिए, लेकिन हम कर क्या रहे थे उसकी सजा हमें मिली है। बहुत बहुत धन्यवाद निर्भय इस तमाम जानकारी के लिए। आप शुक्रिया। आदर्श म्यूट कर जी अखंड, आज हम बताना चाहेंगे, आज हमारे पास हरदोई से दो खबरें हैं यहाँ पर मौके पर हैं। एक तो बताना है हरदोई की पुलिस लाइन में जो यहाँ पर चौकी इंचार्ज थे, रेलवे की चौकी, उनके पुलिस लाइन के अंदर 35 लाख रुपए की उन्हीं की आवास में चोरी हुई है। ये एक बहुत बड़ी सोचने वाली विषय, जब पुलिस के घर में चोरी हुई है तो आखिर वो सुरक्षा व्यवस्था क्या करेंगे। लेकिन अब वो जो चौकी इंचार्ज रेलवे की चौकी में पहले थे, अब उसके बाद इनका ट्रांसफर होकर समाजपुर थाना अध्यक्ष बनाए गए हैं और इनको परसों देर रात को यहाँ पर करीब 35 लाख रुपए की इनसे चोरी हुई है। 15 लाख रुपए के उनके गहने थे जो उनके ससुराल से मिले थे और 20 लाख रुपए जो गहने थे वो उनके खुद के थे। अब प्रश्न यह उठता है कि 35 लाख रुपए जो चोरी हुई है, आखिर इतना जेवर उनके रूम में कैसे रखा गया। जी अखंड, और उसकी वहाँ जहाँ पर चोरी हुई थी वहाँ पर ना तो कोई सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है और ना ही वहाँ पर कोई सुरक्षा व्यवस्था है, जबकि पुलिस लाइन में कर्मी रहते हैं। ये एक बहुत बड़ी लापरवाही। लेकिन जब अपनी सुरक्षा व्यवस्था नहीं कर सकती है तो फिर पब्लिक की क्या सुरक्षा व्यवस्था करती है। और दूसरी खबर हम ये बताना चाहेंगे, आज हम मौके पर खड़े हैं यहाँ पर जो बिलग्राम चौराहे पर जमीनी हकीकत को देखते हुए यहाँ पर जो पुलिस कर्मी है, यहाँ जो नंबर माह चल रहा है, नंबर माह को लेकर यहाँ गाड़ियों की चेकिंग चल रही है और गाड़ी को चेकिंग को लेकर यहाँ हमारे सामने आप देख सकते हैं ये जो पुलिस कर्मी है ये गाड़ियों को रोक कर उनको यहाँ पर ये जो है भाई साहब अब हेलमेट नहीं लगाए, जब की आता तो क्या कहेंगे। ये लोकल में कैसा उसमें काम चल रहा है। सर वो बात सही, आपकी बात है कि यातायात माह भी मनाया जा रहा है। आपकी सुरक्षा को लेकर हेलमेट दिया जा रहा है, यहाँ पर हेलमेट और 3 सवारी को मना किया जा रहा है, फिर भी सर आपने हेलमेट लगाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पुलिस कर्मी जो है फूल देकर उनको एक अनोखा कदम उठाया, फूल देकर उनको सम्मानित इसलिए करेंगे अगली बार आए तो
हेलमेट लगाने के लिए प्रेरित करें और छोटी छोटी चीजों को बचाएं जिससे दुर्घटना, सड़क दुर्घटना से बचा जा सके। तो यहाँ पर जो टीआई सर है, जो हेलमेट नहीं लगाए हैं, उनको फूल देकर उनको कहीं ना कहीं एक संदेश दे रही है कि अगली बार जब भी आप चलें, अपनी सुरक्षा के लिए हेलमेट जरूर लगाएं। हमारे साथ यहाँ टीआई सर भी हैं, लगातार गाड़ियां यहाँ पर निकल रही हैं, उन गाड़ियों के चाहे 4 व्हीलर हो चाहे 2 व्हीलर हो, हमारे टीआई सर से कुछ बात कर रहा है। सर, यहाँ पर सर यातायात माह मनाया जा रहा है, वहाँ पर हम अभी कई चौराहों पर जा रहे हैं, आगे भी हम खबर दिखाएंगे ग्राउंड लेवल पर। यहाँ जो हेलमेट सब नहीं लगा, उसको सर आप क्या कार्रवाई करें, क्या कहेंगे? इनको पहले तो हम समझा रहे हैं कि आप जो है यातायात माह चल रहा है या ना भी चल रहा हो, तो आप अपनी सुरक्षा को लेकर, अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर के उनको प्रेरित करें कि हेलमेट लगा करके। और ये अगर इस तरह नहीं करते हैं तो इनके खिलाफ जो है जो भी वैधानिक कार्रवाई है, चालान की कार्रवाई है, वो भी किया जाएगा। इन्हें बार बार व्यक्तियों को बताया जा रहा है कि आप हेलमेट का प्रयोग करें। और सर, ये जो फूल जो दिए जा रहे हैं सर, ये किसके दिए जा रहे हैं? लेकिन इनसे जो है दोबारा हमें जब हमारी नई मुलाकात हो तो ये जो है हेलमेट लगा के। तो असन जी, यहाँ पर हम लाइव तस्वीर सीधे आपको दिखला रहे हैं। यहाँ पर देखिए भैया, यहाँ यातायात माह चल रहा है, हेलमेट नहीं, आपका क्या वजह है, क्यों नहीं लगाया? नहीं, ये सुरक्षा, आपकी सुरक्षा के लिए हेलमेट है कि आप लगाएं। अगर घटना होती तो हेलमेट पर ही चोट आएगी, ना कि आपसे। फिर भी आप हेलमेट नहीं लगाए, अगली बार हेलमेट आप लगाएंगे। आज इसी बंदी को अपील करता है कि आप हेलमेट अवश्य लगाएं। सर, और यहाँ पर ये फूल सबको दिए जा रहे हैं, देखिए फूल भी दे रहे हैं यहाँ पर टीआई सब स्वयं, और लगातार यहाँ पर चालान हो रहे हैं गाड़ियों के, लेकिन यहाँ पर पब्लिक जो भी सुधरने का नाम नहीं ले रही है। और रिश्तेदारों को हेलमेट का प्रयोग करें और इससे आप दुर्घटना से बचा जा सके। तो सर देखिए, यहाँ पर लगातार सर देखिए 2 सवाल 1 मिनट सर, देखिए 2 लोग बैठे हैं सर, आप हेलमेट नहीं लगाए। देखिए गाड़ी आप चला रहे हैं, हम आपसे गाड़ी लो। हाँ, 1 मिनट देखिए, चैनल लाइव चल रहा हमारा है, पूरा देश उस समय देख रहा है। आप हेलमेट नहीं लगाए, क्या नहीं लगाए, क्या बचे? सर यही लोकल में तो यही पास में नहीं, ये तो सभी लोग नहीं, सभी लोग यहाँ पर कहते हैं हेलमेट नहीं लगाए हैं। आपकी सुरक्षा मामले आगे लगाए। तो यहाँ पर आपको हेलमेट प्रेरित करें। अगर जी, यहाँ पर देखिए 4 व्हीलर भी चेक हो रही है। यहाँ पर देखिए ये 4 व्हीलर जा रहे हैं, इन पर भी यहाँ पर है। और यहाँ जो चौराहा है, इस चौराहे पर अगर बात करें, लगभग 100 में 60% हेलमेट नहीं लगाए, लेकिन यहाँ पुलिस कार्रवाई भी कर रही है, उनको फूल देकर यहाँ सम्मानित कर रही है कि अगली बार आप फूल को इसे आप दे रहे कि अगला जो आए तो हेलमेट को लगा कर आए। ये लाइव तस्वीर हम आपको अपने देश को दिखा रहे हैं, यहाँ पब्लिक को अपने दर्शकों को पहुंचा रहे हैं। देखिए सभी गाड़ियाँ, सर आपकी गाड़ी पुलिस बिल्कुल आदर्श किस विभाग से आप आए? भाई साहब है, तो गाड़ी पर पुलिस आप नहीं करा सकते हो सर, आप हेलमेट भी नहीं लगा, क्या वजह है? सर भाई साहब, हेलमेट आप भाई पुलिस में है तो आपको इतना तो जानकारी होनी चाहिए कि हेलमेट लगाएं या ना लगाएं। और सर यातायात माह भी चल रहा, आप हेलमेट नहीं लगाए। लेकिन सर आपसे अपील करता है जिससे अगली बार जब भी आप आए हेलमेट लगा के आए। सर देखिए, यहाँ पर देखिए कर लिए हेलमेट नहीं लगा, उनको खोल दिया जा रहा है। एक अनोखा जी की जा रही है कि वो हेलमेट लगा कर गए ताकि सड़क दुर्घटनाओं से बचा के हर व्यक्ति लगा के अपने परिवार को, रिश्तेदार सबको बताएं कि हेलमेट का उपयोग करें। तो इस समय हम बिलेग्राम चौराहे पर खड़े हैं और ये हरदोई से करीब 27 किलोमीटर दूर पर है, और लाइव तस्वीर हम यहाँ से अधिकारियों तक भेज रहे हैं। यहाँ टीआई सर हम गाड़ी को चेक कर रहे हैं। जी भाई, बिल्कुल सही बात है कि देश में लोगों की जिंदगी के लिए उनको जागरूक करने के लिए फूल देना पड़े। जो पुलिस इसके साथ खड़े होते हैं, डांट रही है, मार रही है, वो उनका स्वागत करे कि भैया ये आपके लिए, आपके परिवार वालों के लिए बेहद जरूरी है, महत्वपूर्ण है। इस तरीके के बहाने बना करके ना आए, तो कम से कम यूपी पुलिस की तस्वीर देखिए किस तरीके से आप तो आपको फूल देकर के समझा रहे हैं, आपको बार बार जागरूक कर रहे हैं कि इस तरीके काम ना करें। ठीक है, लोग मानने को तैयार नहीं, उन्हें लगता है कि उनकी जिंदगी से ज्यादा महत्वपूर्ण ये थोड़ी दूर तक है, चले जाएंगे, कुछ होगा नहीं, हमारी जिंदगी बच जाएगी। लेकिन कम से कम लोगों को सोचना चाहिए कि ये हेलमेट उनके लिए कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। हमारे साथ इमरान जुड़े हुए बिजनौर से। इमरान, कौन सी बड़ी खबर है बिजनौर से आज की?
देखिए, अगर मैं आपको बता दूं, बिजनौर की जो है सबसे बड़ी खबर तो है 27 सितंबर को एक बिजनौर के नजीबाबाद में सराफा की दुकान में लगभग 6 करोड़ रुपए से ज्यादा की ज्वेलरी जो है चोरी हो गई थी, जिसको लेकर के बिजनौर एसपी अभिषेक झा ने आनंद फानंद में 3 से 4 टीमें बनाई थी और एसओजी टीम भी उनके साथ लगा दी गई थी। कल एसओजी टीम और बिजनौर पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई। मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश के पैर में गोली लगी और लगभग 7 लोग गिरफ्तार हुए हैं और 7 लोगों में से एक महिला भी है, जिनके पास से 6 करोड़ से ज्यादा की सोना और चांदी व नकदी जो है बरामद कर ली गई है। वहीं एसपी अभिषेक झा ने बताया है कि ये जो गिरोह का जो है पहले भी और अलग अलग थानों में अलग अलग जनपदों में जो है इनके खिलाफ मुकदमे लिखे हुए हैं, जिनका जो है रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है और वो उन लोगों को 7 लोगों को जो है माननीय न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया है। वहीं कहीं ना कहीं ये बिजनौर पुलिस की एक बड़ी सफलता है और इससे खुश होकर के आईजी ने जो है इन लोगों को 50,000 रुपए से पुरस्कृत भी किया है। जी अखिल। बिल्कुल इमरान, कई बार पुलिस पर आरोप लगते आए हैं कि वो अपराधियों को पकड़ नहीं पाती है, चोर जो बदमाश होते हैं, जो कीमती सामान लेकर के जाते हैं, उनका सामान नहीं मिल पाता है। लेकिन बिजनौर पुलिस ने जिस तरीके काम किया है, और सबसे बड़ी बात है कि अगर आपने बोला कि 6 करोड़ रुपए की चोरी का आरोप था और 6 करोड़ की जेवरात चोरी की बात थी, लेकिन 6 करोड़ से ज्यादा का सामान मिला, जैसा आप बता रहे हैं। तो ऐसे में एक बड़ी उपलब्धि बिजनौर पुलिस के लिए है, क्योंकि कहीं ना कहीं ना सिर्फ उन्होंने गिरोह को पर्दाफाश किया, बल्कि उस संगठित गिरोह का जो इस तरीके की चोरी को अंजाम देते थे, जो कहीं ना कहीं एक बड़ी वारदात को जिसने अंजाम दिया, 6 करोड़ रुपए छोटी मोटी रकम नहीं होती है। अगर उसने उस पर हाथ साफ कर लिया तो एक बड़ी उपलब्धि है बिजनौर पुलिस के लिए, क्योंकि कई बार आरोप पुलिस पर लगते हैं कि चोर को नहीं पकड़ती है, उनके कीमती सामान नहीं ढूंढ पाती है पुलिस। लेकिन यहाँ पर काम किया है वो अपने आप में सराहनीय है, और बिल्कुल इसके लिए कहीं ना कहीं उनको प्रशस्ति पत्र मिलना चाहिए और पुरस्कार भी मिलना चाहिए, जैसा आईजी ने दिया भी है। 50,000 का इनाम दिया है। बिजनौर पुलिस से उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों की पुलिस को सीखना चाहिए कि जिस तरीके की कार्रवाई की है, एक बड़े गिरोह को पकड़ा है, और ना सिर्फ पकड़ा है बल्कि उसके पास से जो लूट और चोरी का सामान है उसको बरामद किया है, ऐसी जो जानकारी आ रही है। तो कहीं ना कहीं बिजनौर पुलिस ने जिस तरीके काम किया है उसकी सराहना की जानी चाहिए, और कम से कम अन्य जिलों की पुलिस को भी इससे कहीं ना कहीं सीख लेनी चाहिए। और किस तरीके से घटना को अंजाम देने वाले व्यक्तियों को पकड़ा है, वो क्या उन्होंने तरीका है, किस तरीके का इनपुट मिला, क्या कुछ किया कि ऐसे इनपुट से उन्होंने इस तरीके का अपराधी को पकड़ा। कुछ कहना चाह रहे हैं इमरान आप? देखिए अखंड, ये जो है बिजनौर पुलिस ने अपना जाल बिछाया और जाल बिछाने के बाद उन गिरोह के जो है आसपास के सीसीटीवी भी खंगाले। उस टाइम से ही पुलिस लगी हुई थी 27 सितंबर से, और आसपास के सीसीटीवी खंगालने के बाद सबसे पहले क्लू मिला एक महिला का। महिला को पुलिस ने गिरफ्तार किया। एसओजी टीम ने गिरफ्तार करने के बाद महिला से गहनता से पूछताछ की गई। उसके बाद धीरे धीरे एक के बाद एक जो है आरोपी गिरफ्त में आते गए। उसके बाद कल जो है एक आरोपी फरार था, जिसको बिजनौर पुलिस और एसओजी टीम ने जो है घेराबंदी करके जो है उसको गिरफ्तार किया, जिसमें आरोपी जो बदमाश है उसने भी गोली चलाई। गोली की जवाबी कार्रवाई में बिजनौर पुलिस ने जब गोली चलाई तो उसके पैर में गोली लगी और जिससे वो घायल हो गया। घायल के बाद जो है उसे जिला अस्पताल ले जाया गया। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एसपी अभिषेक झा ने जो है इन 7 लोगों को जो है माननीय न्यायालय में पेश किया। उसके बाद जेल भेज दिया गया। कहीं ना कहीं एसपी अभिषेक झा भी इस बड़ी सफलता के तारीफ के काबिल है, क्योंकि उनकी टीम ने जो है एक बड़ा जो है अमाउंट और बड़ी चोरी का पर्दाफाश किया है। जी अखंड। बिल्कुल, अगर कैप्टन अच्छा होता है, उसकी सूझबूझ से टीम एक अच्छा प्रदर्शन करती है, और साफ तौर पर कैप्टन लीड करता है और एक लीडर की तरह, लीडर की भूमिका में होता है, और जिस तरीके से वो चलता है उसकी सूझबूझ का ही नतीजा है कि इतनी बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले अपराधी पुलिस की गिरफ्त में है। क्योंकि यहाँ तो छोटी से छोटी चोरी भी होती है, उसको भी पुलिस खुलासा नहीं कर पाती है, लेकिन एक इतनी बड़ी बड़ी चोरी थी, इतनी बड़ी घटना थी, उसका अगर पुलिस ने खुलासा कर दिया तो अपने आप में काबिले तारीफ है, और इसके लिए वहां के एसपी को जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। एक छोटे सा सवाल है मोहम्मद इमरान की, क्या जो चोरी की घटना को अंजाम दिया था, क्या कोई इसमें करीबी भी शामिल है, या दुकान पे काम करने वाला कोई एम्प्लॉय? कौन है वो लोग? क्या बाहर के ही लोग थे, या फिर कोई करीबी की वजह से इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया? देखिए अगर ये 7 लोग जो है, एक जो महिला है वो नजीबाबाद की है, बाकी अलग अलग कोई काशीपुर का है, कोई अमरोहा का है, ऐसे ही कोई अलग अलग थानों के जो है ये लोग हैं।
रहने वाले और बताया जा रहा है कि महिला ने पहले रैगिंग की, उस जो ज्वेलरी की दुकान है उसमें रैगिंग करने काफी टाइम से रैगिंग कर रही थी। उसके बाद जो है रैगिंग के बाद इसने जो है अपना पूरा गिरोह संगठन एक बना करके सब लोगों को इकट्ठा करा और उसके बाद जो है पूरे 6 करोड़ रुपए की जो ज्वेलरी थी उसके पे जो है हाथ साफ कर दिया। हाथ साफ करने के बाद ये लोग जो है अलग अलग जिलों में जो है इसको जो है बेचने के फिराक में लगे हुए थे, लेकिन बिजनौर पुलिस की जो है सूझबूझ से ये पूरी घटना जो है जो सामान था वो पूरा इन बदमाशों से रिकवर हो गया। जी अखंड। बिल्कुल इमरान, बड़ी अच्छी सूझबूझ थी और जिस तरीके काम किया है वो अपने आप में काबिले तारीफ है। फिलहाल बिजनौर पुलिस से सीख लेनी चाहिए उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों की पुलिस को, और किस तरीके से उन्होंने इस पूरे नेटवर्क को भंडाफोड़ किया, और ना सिर्फ भंडाफोड़ किया, उनको गिरफ्तार किया, बल्कि उस सामान को बरामद किया है जिसे उसने चोरी किया था। बहुत बहुत धन्यवाद इमरान इस तमाम जानकारी के लिए आपका। आपको बता दें, जिस तरीके से खबर आती है लगातार कि एक के बाद मिलावटी जो प्रोडक्ट है वो दुकानों पर मिल रहे हैं, उससे जुड़ी हुई राजधानी लखनऊ से खबर है। अगर आप मिठाई के शौकीन हैं तो जान लीजिए कि अगर आप किसी ब्रांडेड शॉप पर ये सोचकर चले जाते हैं यहाँ पर हाइजीन युक्त मिठाइयाँ मिलेंगी और आपको उसमें कोई परेशानी नहीं होगी, तो आप बिल्कुल गलतफहमी में हैं। आपको जान लेना चाहिए कि यहाँ पर भी उस तरीके का मिलावट का सामान उपलब्ध है, मिलावटी मिठाई उपलब्ध है जो आम दुकानों पर भी होती है, क्योंकि FSDA की जो टीमें हैं, 10 टीमों ने एक साथ कई ब्रांडेड शॉप पर छापेमारी की जहां पर उन्हें तमाम अनियमितताएं मिली। जितनी भी दुकानें हैं उसमें बड़े नाम भी राजधानी लखनऊ के शामिल हैं। 56 भोग हो, नीलकंठ हो, मधुरिमा हो, या फिर राधेलाल क्लासिक हो, या कंचन स्वीट्स हो, किसी भी दुकान पर किसी भी प्रकार से ऐसा नहीं कह सकते कि वहां पर किसी प्रकार की कोई कमी थी। सभी जगहों पर मिठाइयाँ जो मिल रही थी वो मिलावटी मिल रही थी। कई जगह के हालात ऐसे थे कि बाहर से आई हुई मिठाइयों को, दूसरी जगह से आई हुई मिठाइयों को अपना लोगो लगा करके, अपने ब्रांड लगा करके बेचा जा रहा था, नकली सामान बेचा जा रहा था। और हद तो तब है जब जानकारी मिल रही है कि दिवाली के समय की मिठाइयाँ आज भी मिल रही हैं। आप सोच लीजिए कि दिवाली कब थी और अगर आज तक मिठाइयाँ उपलब्ध थी, तो अपने आप में कितना बड़ा सवाल है कि आपकी सेहत के साथ किस तरीके से ब्रांडेड जो मिठाई की दुकानें हैं वो खिलवाड़ कर रही हैं। क्योंकि जिस तरीके से FSDA की जो आयुक्त है रोशन जैकब, उनके कहने पर जब छापेमारी की गई तो बड़े से बड़ी जो दुकानें थी वो भी इसमें कहीं ना कहीं मिलावटी खेल में शामिल नजर आई, और कई किलो, करीब 600 किलो, अगर आप जानेंगे 600 कुंटल के करीब बताया जा रहा है कि इतना कुंटल वहां पर जो मिलावटी मिठाई थी उसको नष्ट कराया गया है, और कहीं ना कहीं 2 से 3 दुकानों को सीज कराया गया है और लोगों को हिदायत दी गई है कि दोबारा ऐसा ना करें। लेकिन जो भी वहां पर मिलावटी प्रोडक्ट थे उसको वहां पर नष्ट कराया गया। सबसे बड़ी बात है कि बड़े से बड़ी ब्रांडेड शॉप में भी कब मैन्युफैक्चर किया गया, कब बनी है मिठाई और कब एक्सपायरी है, मेंशन ही नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि आप जिस दुकान पर भरोसा करके जाते हैं, मिठाई खरीदते हैं कि यहाँ पर अच्छी मिठाई मिलेंगी, वो भी आपका भरोसा तोड़ देते हैं। तो कम से कम जिस तरीके से ये बड़ी बड़ी दुकानें, बड़े बड़े ब्रांड, 56 भोग हो, नीलकंठ हो, मधुरिमा स्वीट्स हो, या कोई भी हो, अगर इस तरीके की मिठाइयां वहां पर मिल रही है तो सवाल खड़े होते हैं कि आखिरकार FSDA की टीम क्या करती है कि दिवाली में जो मिठाइयां बनी थी वो आज तक इन दुकानों पर उपलब्ध है बिकने के लिए। फिलहाल तमाम जगहों पर इस तरीके की छापेमारी से कहीं ना कहीं संशय में है वो जो व्यापारी, और कई जगह पर बड़ा नुकसान भी हुआ है उनको, क्योंकि उसको नष्ट कराना पड़ा है। लेकिन सवाल यही है कि अगर FSDA के जो कर्मचारी हैं वो लगातार इस तरीके की छापेमारी करें, समय समय पर जाकर के वहां पर चेकिंग करें, तो शायद इस तरीके की हिम्मत नहीं आएगी। क्योंकि बड़े से बड़े नामी रेस्टोरेंट्स के भी किचन में बहुत सारी खामियां थी। कहीं टाइल्स में गंदगी पड़ी हुई थी, उनका जो किचन था वो भी खराब स्थिति मिला था। तो कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं कि आखिरकार इस तरीके की स्थितियां क्यों पैदा होती हैं, इस तरीके की नामी ब्रांड्स में क्यों इस तरीके का छोटा काम किया जाता है, लोगों की जिंदगी और उनकी सेहत के साथ खिलवाड़ किया जाता है। तो 12 बजे 12 बड़ी खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपके सामने फिर से होंगे। आज तब तक दीजिए हमें इजाजत। धन्यवाद।